हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। आज हम लोग जीएस हिस्ट्री के अंतर्गत दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद हमारे देश में लगभग उसी क्षेत्र में एक नई सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। और इस संपूर्ण काल को वैदिक काल कहा जाता है। चूंकि इसी काल में ही वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसे हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का युग कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से कई रूपों में भिन्न भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जहां एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं ये जो वैदिक सभ्यता है एक ग्रामीण सभ्यता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं व्यापार था। जहां हड़प्पा सभ्यता में हमें एक सुंदर नगरी नियोजन की प्रणाली दिखाई देती है, एक उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था दिखाई देती है, व्यापार उन्नत अवस्था में दिखाई देता है। तो वैदिक सभ्यता में यह सब हमें दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यह देख लेते हैं कि किन बिंदुओं पर हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। तो वैदिक सभ्यता को हम निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग काल जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो काल है, समय है, वो कब से कब तक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। उसके बाद ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे जिन्हें आर्य कहा गया, ये कहाँ के मूल निवासी थे। उसके बाद वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इस वैदिक सभ्यता के लोगों का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक ज्ञान कितना था। उसके बाद हम लोग जानेंगे वैदिक साहित्य। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। तो पहले पूर्व वैदिक काल का जानेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का। यही जानेंगे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, लेकिन निरंतरता एवं परिवर्तन के साथ कि पूर्व वैदिक काल में कौन से परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में आकर हो गए। ठीक है, जैसे पूर्व वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है, इतिहासकारों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व क्या जो समय है, उसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता युग के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ये वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने दो भागों में बांट दिया है। तो वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो भागों में बांट दिया है। पहले भाग को हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये अध्ययन की सुविधा के लिए इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन है, इसीलिए इनको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे मूलभूत परिवर्तन कैसे हैं कि पूर्व वैदिक काल के संपूर्ण इतिहास को जानने का जो एकमात्र स्रोत है वो ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल को जानने के कई स्रोत हैं, जिसमें वेद हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को। अब पूर्व वैदिक काल को जानने का केवल एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल भी
कहा जाता है, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका जो समय है इतिहासकारों ने बताया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो काल है वो ऋग्वैदिक काल का है। उसके बाद उत्तर वैदिक का काल जो है वो आपका है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो अगर आपसे पूछे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कब से कब तक है तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। यदि आपसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल पूछे तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और अगर उत्तर वैदिक काल का समय पूछे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है। आइए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा बिंदु है आपका कि इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं उसमें सर्वमान्य मत है कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वे आर्य थे। तो वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। अब ये कई बार परीक्षाओं में इस आर्य शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है स्वामी, श्रेष्ठ, कुलीन, महान, भद्र। तो ये सब आर्य शब्द के अर्थ होते हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है स्वामी, श्रेष्ठ, कुलीन, महान, भद्र, ठीक है, उत्कृष्ट। यह आर्य शब्द का अर्थ होता है। अब यह आर्य जो शब्द है यह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यह आर्य शब्द किसने दिया। तो एक जर्मनी के विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक जर्मन इतिहासकार थे। उन्होंने 1853 में पहली बार वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा। तो मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कब किया? 1853 में। और ये कहां के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने किया 1853 में। उसके बाद यह हुआ आपका आर्य। क्या वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है क्या? स्वामी, श्रेष्ठ, कुलीन, महान और भद्र। और यह आर्य शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने दिया। और कब दिया? 1853 में। तो आइए मित्रों, तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। आर्यों का मूल प्रदेश या आर्य कहां के निवासी थे, इसके संबंध में किन विद्वानों ने क्या मत दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि इतिहास में पहले से ही प्रचलन है कि किसी जब सभ्यता के बारे में विधिवत जानकारी नहीं रहती है तो उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। तो ऐसा वैदिक सभ्यता में भी मतभेद पाया गया कि आर्य कहां के रहने वाले थे, ये कहां के निवासी थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था। इसके संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जिन विद्वानों के मत लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका मैंने संकलन कर लिया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला विचार जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पंडित बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश कहा है। तो आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव माना है बाल गंगाधर तिलक ने कि ये जो आर्य थे
ये आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे और उसके बाद वो हमारे भारत के में आकर बस गए और अपनी सभ्यता को विकसित किया। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बताया। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का कहां का निवासी बताया है? आर्यों को उत्तरी ध्रुव का या आर्कटिक प्रदेश का निवासी बताया है, और यह उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बताया है। तो ये दोनों ही साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे किस तरह से पूछेगा कि किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान निम्नलिखित में से किसे कहा है? तो उत्तरी ध्रुव। या ये पूछ सकता है कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश है, यह बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक में कहा है? तो उनकी पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो ये इस तरह से आप याद करिएगा। अगले विद्वान हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक माने जाते हैं और 18वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय के बाद हमारे देश के समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने आर्य समाज के 1875 में स्थापना भी की थी। तो इन्होंने माना कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कहां के रहने वाले थे, उसके बाद इस मैप में हम लोग इसको दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे और यह उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। उसके बाद तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद। इन दोनों विद्वानों का मानना था कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद का मानना था कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। उसके बाद गंगानाथ झा का मानना था कि आर्य ब्रह्मर्ष देश के रहने वाले थे। और उसके बाद एलडी कल्ल का मानना है कि आर्य जो थे वो कश्मीर या हिमालय के रहने वाले थे। तो ये सभी भारतीय हैं। तो भारतीयों के द्वारा जो विचार दिया गया वो हम लोगों ने जान लिया। आइए कुछ विदेशियों ने आर्यों के बारे में क्या कहा है उनको भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का माना है कि ये जो भारत में आर्य आकर बसे और वैदिक सभ्यता को विकसित किया, ये मध्य एशिया से आए थे, यही इनका मूल निवास स्थान है। अब मैक्स मूलर का विचार जो है वो कहीं तक सही है, क्योंकि यही सर्वमान्य मत माना गया है। अभी तक सबसे सर्वमान्य मत मैक्स मूलर का ही माना गया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इस संबंध में उन्होंने अपना विचार यह दिया, अपना तर्क यह दिया कि चूंकि मध्य एशिया में बड़े बड़े घास के मैदान हैं और साथ ही यहां पर तेज गति से चलने वाले घोड़े पाए जाते हैं, इसीलिए शायद आर्य जो हैं वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये मैक्स मूलर का विचार था, उन्होंने इस संबंध में तर्क रखा था। अब ये सर्वमान्य मत इसलिए भी है क्योंकि हमें मध्य एशिया या एशिया माइनर या बोगज गुई का एक 1400 ईस्वी का अभिलेख भी मिला है जो यह बात को सिद्ध करता है कि आर्य जो है वो मध्य में एशिया के मूल निवासी थे। उसके बाद वो धीरे धीरे करके हमारे, तो मैक्स मूलर का जो मत था मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये सर्वमान्य मत है। उसके बाद पी गाइल्स, इन्होंने हंगरी को माना है। इनके विचार के अनुसार हंगरी में जो वनस्पति पाई गई, जो पशु पक्षी पाए गए, उसी प्रकार के वनस्पति और पशु पक्षी आर्यों के भी क्षेत्र में पाए गए। तो उन्होंने इस संबंध में विचार रखा कि आर्य जो थे हंगरी के मूल निवासी थे। उसके बाद पेंका एवं हर्ट ने माना है कि आर्य जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये तीन आपको
विदेशी विद्वानों के बारे में आपको जानना है कि इन्होंने कहां तक कहा था, और उसके बाद ये भारतीय विद्वान है। अब देखिए जो प्रश्न है वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है और या फिर क्या कर सकता है, सुमेलित करने के लिए दे सकता है। देखिए वैदिक सभ्यता से अभी तक जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें अधिकांशतः जो प्रश्न है वो सुमेलित करने से बन रहे हैं। तो जो भी फैक्ट मित्रों याद करिएगा उसे आप, जो भी आप पढ़ते हैं उसे आप पहले अपने रफ में उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद एक एक बिंदु को लेकर पहले आप उस पर अच्छे से गहन अध्ययन करिएगा, उसके बाद अपने से मिलाने की कोशिश करिएगा जिससे आपसे कभी भी ये गलत ना हो। ठीक है, तो अब जो ये विद्वानों ने कहा, जहां के लिए कहा, चलिए उसको हम लोग मानचित्र में भी प्रदर्शित करके देख लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा है उत्तरी ध्रुव। तो जब मैं आपको भूगोल का पहला टॉपिक पढ़ा रहा था, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, तो उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी के ये जो उत्तरी भाग है यहां पर एक ध्रुव है जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और यहां पर एक महासागर है जिसको कौन सा महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर। तो ये उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर के ही आर्य रहने वाले थे, ये बाल गंगाधर तिलक का मत था, तो ये आप इन्हें जान लीजिए। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का कहा है। तो देखिए तिब्बत जो है ये भारत हो गया, ये नेपाल है, ये भूटान है, और इसके ऊपर जो ये है ये कहलाता है आपका तिब्बत का पठार। तो यहां के निवासी थे आर्य, ऐसा मानना था दयानंद सरस्वती का। तो आर्य तिब्बत के निवासी थे दयानंद सरस्वती के अनुसार। अब आइए डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान कहा है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा कहलाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, और इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे हम सिंधु के नाम से जानते हैं, ये सिंधु नदी है। उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है झेलम, फिर यहीं से एक और नदी निकलती है चिनाव, उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है रावी, उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है ब्यास, और यहां के राकस ताल से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सतलज। तो ये, और यहां कभी प्राचीन काल में एक नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। तो ये जो 7 नदियों का प्रदेश है, ये संपूर्ण 7 नदियों का जो आपको प्रदेश दिख रहा है, इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें ये हो गई आपकी सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाव, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, और ये हो गई आपकी क्या, सरस्वती। इसी प्रदेश के बारे में अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ने कहा है कि यही वो स्थान है जहां के मूल निवासी थे आर्य। इसे क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। अब आइए अगले विद्वान हैं गंगानाथ झा, जो मानते हैं कि आर्य जो थे वो ब्रह्मर्ष देश के निवासी थे। तो देखिए यहां से ये जो आपका पंजाब है, पंजाब के बाद ये आपका हो गया हरियाणा, और ये दिल्ली, ये पूरा जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का ये पूरा जो क्षेत्र है, इसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है, ब्रह्मावर्त। तो इसको आप याद रखिएगा, ये ब्रह्मावर्त है। उसके बाद ये जो मानसरोवर झील है, यहां से एक भारत की सबसे बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। उसके बाद यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। तो गंगा और यमुना का ये जो दुआब है और ये इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही ब्रह्मर्ष देश कहा जाता है। इस क्षेत्र को अर्थात गंगा और यमुना द्वारा बनाए गया जो मैदान है, यहां पर इसका जो दुआब है और इसका जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसी को कहा गया ब्रह्मर्ष देश
इसे क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि देश। और ये जो है ये कहा है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मावर्त। इसे क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको पता ही है, ऊपर का जो हिस्सा है इसे कश्मीर या हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कहना था एलडी कल्ल का। तो एलडी कल्ल मानते हैं कि आर्य जो है कश्मीर या हिमालय के निवासी थे। तो ये इस क्षेत्र की वो बात कर रहे थे। इसके बाद एक और विद्वान हुए जिनका उल्लेख मैंने यहां पर नहीं किया है, उनका नाम था डी.एस. त्रिवेदी। तो डी.एस. त्रिवेदी जो थे, डी.एस. त्रिवेदी, इनका मानना था जो आर्य हैं वो देविका प्रदेश के रहने वाले थे। देविका प्रदेश के रहने वाले थे। आइए ये देविका प्रदेश भी जान लेते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और यहां पर एक शहर है मुल्तान। यहां कभी पहले एक नदी बहती थी जिसका नाम था देविका। आज ये सूख चुकी है। तो ये जो देविका नदी जो मुल्तान पाकिस्तान में नदी है, इसी का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसी को क्या कहा गया? देविका प्रदेश। इसी को देविका प्रदेश कहते हैं। तो अब आप समझ गए, 7 नदियों का प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रह्मावर्त। उसके बाद ये जो गंगा यमुना नदी का दोआब है, उसके आसपास का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं ब्रह्मर्षि देश। और ध्यान दीजिए, ये जो मध्य प्रदेश में ये एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ठीक ऊपर वाला ये संपूर्ण उत्तर भारत जो है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आर्यावर्त। इसी को हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर का जितना भी भारत का हिस्सा है, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? आर्यावर्त कहते हैं। उसके बाद ये कश्मीर और हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। 7 नदियों के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश। उसके बाद ये हो गया दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पास का जो स्थान है, इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। इस गंगा यमुना के दोआब को हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। और इसके बाद ये मुल्तान जो शहर राज्य है, कहां? आपके पाकिस्तान में जो शहर है मुल्तान, यहां पर पहले कभी प्राचीन काल में देविका नाम की नदी थी और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे ही क्या कहा? देविका प्रदेश। तो देविका प्रदेश इसे कहा जाता है। उसके बाद आपका ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्यावर्त। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जान लिया। तो मैप में अगर आप इसको प्रदर्शित कर लेते हैं तो देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान होगा। तो इसको आप मैप में ही करके इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया कहा था, तो मध्य एशिया आप मान लीजिए लगभग यहां पर, ठीक है। उसके बाद हंगरी लगभग यहां पर यूरोप में है हंगरी, और उसी के पास में कौन है? जर्मनी। तो इस प्रकार से ये विचार थे कि आर्यों का मूल प्रदेश कहां है? तो आर्यों का मूल प्रदेश मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया है और यही सर्वमान्य मत है। तो आइए मित्रों अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। इस वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता बताते समय मैंने आपको बताया था कि किसी भी सभ्यता या इतिहास के किसी भी काल को जानने के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला जो स्रोत होता है उसको पुरातात्विक, और दूसरा जो साक्ष्य होता है उसे साहित्यिक साक्ष्य कहा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत जो वैदिक सभ्यता को जानने के उपलब्ध हैं वो 2 हैं। पहला हो गया अभिलेख और दूसरा क्या है? मृदभांड। मृदभांड मिट्टी के बर्तन। तो सबसे पहले हम लोग अभिलेख जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे मृदभांड।
तो 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया के एक देश तुर्की से। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं, मध्य एशिया को ही एशिया माइनर भी कहते हैं। तो मध्य एशिया का एक देश है तुर्की। इस तुर्की देश से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है जिसे हम बोगजकुई अभिलेख कहते हैं। इस बोगजकुई अभिलेख में यह उल्लेख है कि यहां पर कभी दो कबीले थे और इन दो कबीलों का नाम था, पहले कबीले का नाम हित्ती और दूसरे का नाम था मितानी। तो हित्ती और मितानी जो दो कबीले थे, इनके बीच में संघर्ष या युद्ध हुआ और युद्ध के बाद इनके दोनों के बीच में सुलह हुई, संधि हुई और संधि के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम कभी भी अब युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने कुछ देवताओं को सौगंध खाते समय साक्षी देवता बनाया कि इन देवताओं की हम कसम खा रहे हैं कि हम अब दोबारा युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो वो जो साक्षी देवता थे उनमें पहले देवता हैं इंद्र, दूसरे हैं वरुण, तीसरे हैं मित्र और चौथे हैं नासत्यो। तो ये जो 1400 ईसा पूर्व का बोगजकुई अभिलेख मिला है तुर्की देश में, जो मध्य एशिया या एशिया माइनर में स्थित है, यह दो कबीलों के बीच में जो विवाद हुआ, विवाद के बाद उनके बीच में जो संधि हुई और संधि में इन्होंने जो साक्षी देवता रखे वो चार देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही तथ्य हैं। इन दोनों तथ्यों को आप याद रखिएगा और ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि 1400 ईसा पूर्व का बोगजकुई अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता संबंधित है। बोगजकुई का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? तो मध्य एशिया दे सकता है, एशिया माइनर दे सकता है या फिर तुर्की देश दे सकता है। इस तरह भी पूछ सकता है कि बोगजकुई अभिलेख कब प्राप्त हुआ, यह इसका संबंध निम्नलिखित में से किस काल विशेष से है? तो 1400 ईसा पूर्व पुराना है ये। उसके बाद यह पूछ सकता है कि बोगजकुई अभिलेख में किन दो कबीलों के बारे में बताया गया है? तो वो था हित्ती और मितानी कबीला। और हित्ती कबीले का जो राजा था वो सुब्बालिमा था और मितानी कबीले का जो राजा था वो कौन था? मती अजा। तो सुब्बालिमा के कबीले और मतियजा के कबीले में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद इनके बीच में सुलह हो गई, संधि हुई और संधि के बाद इन्होंने इन देवताओं की कसमें खाई। तो ये कौन कौन से देवता थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यो। पूछ सकता है कि बोगजकुई अभिलेख में निम्नलिखित में से किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यो का उल्लेख मिलता है। एक बात और याद रखिएगा मित्रों कि वैदिक काल के सबसे प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि का स्थान आता है। लेकिन इस बोगजकुई अभिलेख में अग्नि का उल्लेख नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख बोगजकुई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो वो हो जाएंगे क्या? अग्नि। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। संपूर्ण ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिला है किसका? इंद्र का। और उसके बाद 200 बार उल्लेख मिलता है किसका? अग्नि का। तो बड़े ही महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। तो इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा कि बोगजकुई अभिलेख में अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। किन देवताओं को मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यों को। तो ये है आपका अभिलेख, बोगजकुई अभिलेख, जो हमें इस अभिलेख के माध्यम से वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस अभिलेख से एक बात और हमें समझ में आती है, ये कि कभी न कभी यहां पर ये जो देवता मिले हैं यही देवता आर्यों के भी देवता हैं और यही देवता जो हैं इस अभिलेख में भी उल्लेखित हैं। अर्थात ऐसा माना जा सकता है कि कभी न कभी
भारत में बसे हुए आर्य यहां पर बसे लोगों के साथ रहे होंगे, तभी तो दोनों के देवता लगभग समान हैं। तो दोनों के देवता के समान होने से यह प्रमाणित होता है कि कभी न कभी भारतीय आर्य जो आकर बस गए भारतीय क्षेत्र में, वो कभी न कभी इस मध्य एशिया में बसे रहे होंगे और उसके बाद उनकी एक शाखा जो है वो भारत में आके बसी होगी। अब दूसरे अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो 1600 ईसा पूर्व में ईरान देश में एक अभिलेख मिला है, कस्सी अभिलेख। इस अभिलेख में यह उल्लेख है कि यहां पर रहने वाले आर्य जो हैं उनका एक समूह जो है वो भारत की ओर आया। यह उल्लेख मिलता है किसमें? कस्सी अभिलेख में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कभी न कभी भारत में आए हुए जो आर्य थे वो ईरान में भी बसे रहे होंगे। तो ये था दो आपके अभिलेख, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों को याद रखिएगा। लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए दूसरे पुरातात्विक स्रोत को जानते हैं, मृदभांड। मृदभांड जो भी मिले हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक जो काल है, अध्ययन के सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जितने भी मृदभांड मिले हैं वो ओसीपी मिले हैं, अर्थात गैरिक मृदभांड मिले हैं। गैरिक मृदभांड मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ओसीपी। गैरिक मृदभांडों को ओसीपी कहा जाता है। ओचरे कलर्ड पोट्री, ओचरे कलर्ड पोट्री, ये गैरिक मृदभांड को कहा जाता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? ओसीपी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं क्या? चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंटेड ग्रे वेयर। तो प्रिंटेड ग्रे वेयर इन्हें कहा जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड को। तो ये दो प्रकार के मृदभांड मिले हैं, पूर्व वैदिक काल में गैरिक मृदभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? PGW, और इसको क्या बोला जाता है? OCP। तो इनको आप याद रखिएगा। यह हो गया आपका वैदिक काल जानने के स्रोत। तो आइए मित्रों, अब हम लोग जानते हैं वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत। तो वैदिक काल को जानने के 4 साहित्यिक स्रोत हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। देखिए इन चारों के बारे में हम लोग विशद अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, जो होगा वैदिक साहित्य। तो अभी केवल यह जान लीजिए कि वैदिक काल को जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद हैं। अब आज का अंतिम बिंदु कि वैदिक काल के लोगों को कितना भौगोलिक ज्ञान था उसे जान लेते हैं। तो वैदिक आर्यों को जो ज्ञान था वो उनकी नदियों, पर्वत और मरुस्थल के आधार पर पता चलता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां थीं, उन नदियों का वैदिक कालीन नाम और वर्तमान नाम कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट की दृष्टि से। और ये मान के चलिए कि अक्सर परीक्षाओं में ये सुमेलित करने के लिए आता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे वितस्ता, ये वैदिक कालीन नदी का नाम है और इसका वर्तमान नाम है झेलम, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। उसके बाद अस्किनी, अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। उसके बाद परुष्णी, परुष्णी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण युद्ध है दशराज युद्ध, जो इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो परुष्णी नदी जो है वो क्या है? रावी नदी। उसके बाद सतुंद्री, सतुंद्री जो है
ये वर्तमान की सतलज नदी है, उसके बाद बिपाशा जो वर्तमान की ब्यास नदी है, उसके बाद रेवा जो वर्तमान की नर्मदा नदी है, दृशद्वती जो वर्तमान की घग्घर नदी है। ये सभी नदियां भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। उसके बाद ये कुछ अफगानिस्तान की नदियां हैं, जिसमें कुभा जो वर्तमान की काबुल नदी है, उसके बाद क्रुमु जो वर्तमान की कुर्रम नदी है, और सुबास्तु जो वर्तमान की स्वात नदी है। कुभा जो वर्तमान की काबुल नदी है, क्रुमु जो वर्तमान की कुर्रम नदी है, सुबास्तु जो वर्तमान की स्वात नदी है। तो इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, अलग अलग करके इसको एक चार्ट बना लीजिएगा और कहीं जहां आप अध्ययन करते वहां चिपका लीजिएगा और बार बार इसको एक एक करके याद करिएगा, तो जिससे आपको ये याद हो जाए। जैसे वितस्ता, तो वितस्ता हो गई झेलम, अस्कनी चिनाव, ठीक है, परुष्णी रावी, सतुंद्री सतलज, बिपाशा ब्यास। तो ऐसे करके जब आप इसको याद करेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा। संपूर्ण ऋग्वेद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन थी या किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो वो है कौन, सिंधु नदी। ये आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। वैदिक काल में इस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु नदी ही आर्यों की या वैदिक सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी थी। उसके बाद अगर यह कहा जाए कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती नदी है। अगर आज वर्तमान में बात करें तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा माना जाता है, किंतु इसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। संपूर्ण ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी और सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा मतलब नदियों में श्रेष्ठ। उसके बाद अगर यह कहा जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और अगर यह कहा जाए कि संपूर्ण वैदिक काल में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 31 नदियों का। संपूर्ण ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का। अब अगर ऋग्वैदिक आर्यों का पहले भौगोलिक ज्ञान अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे ऊपर हो जाएगा हिमालय, उसके बाद पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में हो जाएगा आपका सतलज नदी और पश्चिम में हो जाएगा सतलज नदी। लेकिन अगर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यह कहा जाए कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों को कहां तक भौगोलिक ज्ञान था, तो उसके लिए आप इस तरह की सीमा का निर्धारण करेंगे। उत्तर में हो जाएगा तुर्किस्तान, उत्तर में तुर्किस्तान हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद हो जाएगा पूर्व में हो जाएगा सदानीरा नदी। सदानीरा नदी, ये सदानीरा जो नदी है इसे वर्तमान में गंडक नदी कहा जाता है। वर्तमान में ये गंडक नदी है, गंडक नदी, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत इसकी दक्षिणी सीमा है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों को उत्तर में तुर्किस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में सदानीरा नदी अर्थात गंडक नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक भौगोलिक ज्ञान था। तो यह था मित्रों आज का वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों को शेयर करिए। मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए